हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए ईएफएम के पेपर फर्स्ट के लेक्चर्स बना के लेके आऊँगी, तो मैं उसी सीरीज़ के अंदर आज आपके लिए लेके आई हूँ पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक, जो कि है बेसिक फीचर्स ऑफ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और मैं इसी तरीके से रोज़ाना एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के लेके आऊँगी और आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई भी सजेशन या कमेंट है, प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेफिनेशन एंड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्र। यही था। ये जो बुक है आपकी, मैंने ग्रेजुएशन में यूज़ की थी। ये मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने में भी यूज़ करती हूँ और ये आज तक भी मेरे पास रखी हुई है। तो ये सब मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें एज इट इज़ वो पूरा सिलेबस है जो आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में दे रखा है। तो शुरू करते हैं। अब इसमें जो आपको दे रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, हाईलाइट करती जाऊंगी, और जो नहीं होगा वो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगी, बट हम टच सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। इसमें ये चीज़ अब जो इसने शुरुआत में बता रखा है इस पैरा के अंदर, उसमें इसने ये बता रखा है कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स का मतलब डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक का वर्ड है आपका, इकोनॉमिक्स जो है ये आपकी, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजिंग हाउस होल्ड से ये उठाया गया है। ये वो जो वर्ड है यहाँ से इमर्ज हुआ है। और डिफरेंट फिलोसफर्स ने हमेशा इसे मतलब डिफरेंट डेफिनेशन देने की कोशिश की है। ठीक है ना। तो जब इसका बर्थ हुआ था इकोनॉमिक्स का, तो इसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे। क्या कहते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जितने भी हमारे पास फिलोसफर्स थे उन्होंने अलग अलग नाम दिए। जैसे कि इसने एक ये है हमारे पास वेटली, इसने इसको क्या दिया, साइंस ऑफ एक्सचेंज के बारे में दिया। ठीक है, हर्न ने प्लूटोलॉजी के नाम दिया इसको। ऐसे अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अलग अलग दिया। उसके बाद एक चाणक्य आया। ठीक है, जो कि हमारे भारत देश का था। चाणक्य ने 325 से लेकर 320 बीसी के बीच में एक अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी उसने, जिसके अंदर जो कही जाती है कि यहीं से ही यही इकोनॉमिक्स का फाउंडर था। बट ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस वजह से इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। अब ये आगे इसमें ऐसे कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स जो है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव इसका टॉपिक। ठीक है, पहला तो है जो है डिस्क्रिप्टिव। सेकंड जो है इसका वो है हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरी। और थर्ड जो है हमारे पास वो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि जो डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स होती है वो होती है जो कि कलेक्ट करती है टुगेदर ऑल रेलिवेंट फैक्ट अबाउट सम पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया। और इकोनॉमिक जो थ्योरी होती है वो ट्राइज टू एक्सप्लेन द वे इकोनॉमिक सिस्टम वर्क्स। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि थ्योरी जो डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स है एंड इकोनॉमिक थ्योरी है वो साथ साथ चलती है। फिर आपके पास एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड जो इकोनॉमिक है वो एनालाइज करती है टू एक्सप्लेन द कॉज एंड सिग्निफिकेंस, मतलब सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट डिस्क्राइब्ड बाय कौन सी वाली इकोनॉमिक्स? डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आगे ये यही चीज़ कह रहा है आपको। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी 2 थिंग्स हैव टू बी डन। क्या चीज़ करनी पड़ती है हमें? पहला, हमें एजम्पशन लेने पड़ती है चीज़ों की अबाउट कंडीशन विच शुड बी ऑफ अ जनरल काइंड। सेकेंड, हमें एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करना पड़ता है। हमने एजम्पशन भी किया है, फिर एक हमने कंक्लूजन भी ड्रॉ किया है। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो डेफिनेशंस दे रखी है ना, यही इस चैप्टर के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के अंदर तो उसने मतलब क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस दी थी, किसको क्या कहा था, वो चीज़ आएगी। बट मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए कि डेफिनेशंस
क्या क्या अलग अलग टॉपिक के ऊपर दी गई थी। तो पहली है आपके पास एडम स्मिथ की डेफिनेशन, हम इसको शुरू करते हैं। आपके पास फर्स्ट जो है डेफिनेशन वो है एडम स्मिथ की डेफिनेशन विच इज़ कॉल्ड एज साइंस ऑफ वेल्थ। अब मैं इसका ऊपर का एक ब्रीफ आपको दे देना चाहती हूँ। इसमें क्या होता है कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी वो ये बोलता है कि जो इकोनॉमिक्स है इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन वेल्थ, कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इट रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन वेल्थ। सो दैट इज़ वाई उसने अपनी थ्योरी को साइंस ऑफ वेल्थ कहा। ठीक है, तो अब इसने अपनी बुक के अंदर, एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक के अंदर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 के अंदर ये चीज़ कही थी। उसने डिफ़ाइन किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी को, क्योंकि उस टाइम पे ये यही कहलाती थी। अब इसने क्या कहा था, उसने कंसीडर एज द साइंस, उसने इसको क्या डेफिनेशन दिया, इकोनॉमिक्स एज द साइंस विच डील्स विथ वेल्थ ओनली, वेल्थ के ऊपर ही जो डील करता है उसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे है एलिमेंट। अब इसके एलिमेंट क्या है मेन, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, क्या चीज़, ये जो एक ये चीज़ दे रखी है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये समझ गए तो आप ये जो इसने बोल रखा है वो सारा चीज़ समझ जाएंगे। तो पहला है आपके पास ये सर्कल की वेल्थ फोकस्ड, ये जो थ्योरी है ये वेल्थ फोकस्ड है। वेल्थ फोकस्ड कैसे है, ये बोलता है कि जो वेल्थ है ना इज़ द एंड, मतलब हमें अल्टीमेट जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं या फिर अल्टीमेट जो इकोनॉमिक्स का जो मेन पॉइंट होता है वो है वेल्थ की काउंटिंग या फिर वेल्थ को एनालाइज करना। और ह्यूमन बीइंग जो है इसके बाहर बाहर घूमता है, उसको यहाँ पहुँचना होता है वेल्थ तक, उसका वो एंड होता है। कहने का मतलब ये है कि इट कंसीडर, देखो ये लाइन पढ़ते हैं फर्स्ट एलिमेंट, इट कंसीडर्ड वेल्थ एज द मेन पॉइंट ऑफ एम्फोसिस इन इकोनॉमिक्स। सेकेंड, ओनली पर्सन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ आर दी सब्जेक्ट मैटर, जो भी इंसान वेल्थ को अर्निंग करने में लगा रहता है वही इसका सब्जेक्ट मैटर है केवल। तीसरा है वेल्थ इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड मैन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव दिस एंड, मतलब कहते हैं कि अल्टीमेट एम है वेल्थ कमाना और ये जो ह्यूमन है ना ये एक इंस्ट्रूमेंट है बस। देयरफॉर, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, देयरफॉर वेल्थ इज एट द सेंटर एंड मैन इज एट द पेरिफेरी, मतलब बाहर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इस लाइन के अंदर इसने यही चीज़ कह रखी है कि भाई इसको कितने लोगों ने सपोर्ट किया है, कितने ने क्रिटिसाइज़ किया है, उसके बारे में बात हो रही है इसमें। आगे चलते हैं, अगली जो हमारे पास थ्योरी है वो है वेलफेयर डेफिनेशन, साइंस ऑफ वेलफेयर जिसे कहते हैं। हमने एडम स्मिथ की जो पढ़ी उसे क्या बोलते हैं हम, साइंस ऑफ वेलफेयर, सॉरी साइंस ऑफ वेल्थ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइंस ऑफ वेलफेयर, जो हम बोल सकते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, और ऊपर वाली किसने बोली थी, एडम स्मिथ, ये जो है अल्फ्रेड मार्शल। सो इसको पढ़ते हैं। अब साइंस ऑफ वेलफेयर का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है, मैं आपको ब्रीफ बता रही हूँ पहले, कि इकोनॉमिक्स जो है इज़ ऑल अबाउट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स या फिर ह्यूमन। ठीक है, अब अल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक, अल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर उसने पियोनियर किया, सबसे पहली बार इसी ने ही नाम लिया इसका, क्या, वेलफेयर। ठीक है, वेल्थ टू वेलफेयर, उसने इसका इम्पोर्टेंस दिया कि ये वेल्थ टू वेलफेयर की बातें हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि वेल्थ अकॉर्डिंग टू मार्शल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एंड इन इटसेल्फ। उसने ये बोला कि वेल्थ को आप अल्टीमेट एंड मत बनाओ, इसके अंदर क्या है, अल्टीमेट एम जो होता है ह्यूमन का वो होता है ह्यूमन वेलफेयर करना। ठीक है, तो हम इससे सीधे के सीधे अब इस पे आ जाते हैं कि ये क्या है। अगर हम ये समझ गए तो हम ये मेन एलिमेंट इसके समझ जाएंगे। सो इसको देखते हैं, इसमें हमें क्या बोल रखा है। अब देखो हमने उसमें क्या देखा था, ये बाहर तो इसने ह्यूमन बींग्स लगा रखा था, है ना, यहाँ तो ह्यूमन बींग था इसका उसके अंदर, और यहाँ क्या था, वेल्थ। लेकिन इसमें क्या है, बाहर मटेरियल है, कि ये सब मटेरियल चीज़ें हैं, मेन जो इसका अल्टीमेट एंड है ना या फिर इसका अल्टीमेट एम है वो क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। अब आते हैं हम आगे, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसने आगे यहाँ पे थोड़ा सा कि कौन को सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है उसके बारे में दे रखा है। अब लिमिटेशंस ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे कि मैंने बोला कि हर थ्योरी को किसी न किसी ने क्रिटिसाइज़ किया होगा, तो
उसी के बारे में एक ये है रॉबिन्स, उसने अपनी बुक के अंदर एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उसके अंदर इसकी लिमिटेशंस बोल रखी थी, जो कि इस प्रकार से है, विच आर ब्रीफ। सबसे पहले कि मटेरियल थिंग्स को इसने ज़्यादा काउंट कर रखा है। कहने का मतलब ये कि इट इंक्लूड्स इन इट्स परव्यू, मतलब अपने अंदर ये इंक्लूड करता है ओनली मटेरियल थिंग एंड नॉन मटेरियल थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। हाउएवर बोथ ऑफ दीज आर इनएक्सट्रिकेबल मिक्स्ड दैट दीज कैन नॉट बी सेग्रेटेड। कहने का मतलब ये वो बोल रहा है कि भाई मटेरियल चीज़ को क्यों आप ले रहे हो, इन मटेरियल जो चीज़ें हैं ना वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। दोनों के दोनों इसके अहम पार्ट है, इसके बारे में बात कर रहा है ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल मटेरियल थिंग डू नॉट इंक्रीज वेलफेयर। भाई किसने कहा है कि अगर मटेरियल थिंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपका वेलफेयर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें ऐसे बोला हुआ है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ लिकर इज नो वे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ, मतलब बट इकोनॉमिक स्टडीज इट। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है मटेरियल चीज़ें इंक्लूड कर रहा है इकोनॉमिक्स, नॉन मटेरियल चीज़ें भी इंक्लूड कर रहा है भाई। जैसे कि लिकर मतलब शराब के ऊपर जो, मतलब हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो इसको भी इंक्लूड करती है, इसकी स्टडी की, इसके ऊपर कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस हो रहा है, ये सब इंक्लूड करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल चीज़ों पे ही कर रहा है, ये इमटेरियल चीज़ों पे भी उतनी ही फोकस्ड रहता है। उसके बाद वेलफेयर नॉट क्वान्टिफिएबल, वही वाली बात है कि भाई welfare cannot be quantified, though Pigou has measured it in monetary terms, but money too cannot be used all the time for measuring welfare, है ना, कि आप मनी को यूज़ नहीं कर सकते हो भाई वेलफेयर के लिए। अगला है आपका क्लासिफिकेशन डेफिनेशन। अब ये भी इसने यही बोला है यहाँ पे कि है ना, वॉट एवर इकोनॉमिक्स is concerned with, it is not concerned with the cause of material welfare। अब उसने अल्टीमेटली यही कहा है। तो हमने अभी तक दो डेफिनेशन पढ़ ली है। पहली जो हमने पढ़ी है वो हमने किसकी पढ़ी है, हमने एडम स्मिथ की पढ़ी, ठीक है। जो बोलता है, क्या बोलता है, वो बात करता है वेल्थ, ठीक है, ये वो बात करता है वेल्थ के ऊपर। जबकि अभी हमने जो पढ़ी वो है हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल ने किस पे जोर दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने जोर दिया है वेलफेयर के ऊपर, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ह्यूमन वेलफेयर। अब आता है हमारे पास स्कैर्सिटी डेफिनेशन। क्या आती है, स्कैर्सिटी डेफिनेशन की साइंस ऑफ चॉइस है। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ चॉइस है। अब ये किसने दी है वो हम पढ़ेंगे। तो ये रॉबिन्स जो है ना, जिसने ऊपर क्रिटिसाइज किया था, उसी ने दिया है। उसने क्या बोला है, he has defined economic as the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce mean which have alternative uses। अब कहने का मतलब क्या, हम उसके मेन एलिमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। मेन एलिमेंट्स में क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि हमारी जो वांट्स है ना वो तो हमेशा अनलिमिटेड रहती है ना, लेकिन उनको पूरी करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स हैं। हमें क्या करना होता है कि हमें अल्टरनेटिव जो चीज़ें उनको देखना पड़ता है और बेस्ट जो है उसका कंजम्पशन करना पड़ता है। और these means have multiple uses, they can be put to, these means can be used for satisfy alternative wants। और हमें उसके अंदर से क्या करनी पड़ती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग होती है। हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब अगर एक को हम चूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह कौन सा छोड़ रहे हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब न्यूट्रल बिटवीन दी एंड्स। अब ये क्या है, ये मैं आपको ज़रूर पढ़ के बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स इज़ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। एंड्स मतलब क्या है, मैंने आपको अल्टीमेट जो चीज़ें होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स द एंटायर ह्यूमन बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड और इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वो ऐसे बोल रहा है कि भाई ह्यूमन बींग्स एकदम न्यूट्रल है और उनका जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन या इन्फ्लुएंस होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। अब कैसे होता है, द मेन्स एबिलिटी टू यूज देम फॉर सर्टेन पर्पस, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड अराइज अनलेस। अब उसने क्या चीज़ तीन दी है, एंड्स स्केर्स मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूज आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर तीनों को अगर हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी। देयर वुड नॉट बी एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ एनी वन ऑफ दीज इज मिसिंग, वेदर द कंट्री
wants to produce guns, butter, bread depends on the requirement and availability of resources. समझ में आ गई ये चीज़ हमें? ठीक है, अब हमें यही चीज़ बोल रखा है कि भाई न्यूट्रलिटी बिटवीन दी एंड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमें बस ये देखना है कि भाई उस रिसोर्सेज से क्या क्या चीज़ें, कुछ भी, चाहे ब्रेड बटर हो या फिर गन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसके लिए न्यूट्रल है। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं इसकी। इसमें बीच में इन्होंने यही बात बोल रखी है कि भाई हम नहीं न्यूट्रल नहीं होते, भाई हम देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूट्रल एटीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी डाइवेस्टेड ऑफ वैल्यू कंसिडरेशन इन एनी केस। अब देखो, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। अब ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब स्कैसिटी इज़ नॉट ओनली रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, भाई ये भी सही है कि केवल वही थोड़ी ना होता है। अब ये जो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब जो होता है, ये सब चीज़ें भी कंसीडर करते हैं, सोशल वर्क, स्टैटिक। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, वापस से हम रिवाइज करेंगे। वेल्थ की हमने थ्योरी पढ़ी है, वेलफेयर की थ्योरी पढ़ी है, स्कैसिटी की थ्योरी पढ़ी है। जो वेल्थ की पढ़ी है वो क्या कहता है, हमें वेल्थ को कंसीडर करना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ ओनली, वेल्थ इज़ द एंड, ह्यूमन बीइंग आर सबसर्विएंट टू वेल्थ, मतलब आर दी मतलब वो ज़रिया है उस एंड तक पहुंचने के लिए। वेलफेयर में क्या है, स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ वेलफेयर, ह्यूमन बीइंग्स एट सेंटर एंड वेल्थ एट पेरिफेरी। कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग्स सेंटर में है, वेल्थ क्या है एट पेरिफेरी। स्कैसिटी, ends are unlimited, means are limited, means have multiple uses, choice making, neutrality between the end। सो आई होप गाइज यहाँ तक हमें क्लियर होगा। अब जो फोर्थ है हमारे पास वो है साइंस ऑफ ग्रोथ। अब ये जो क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर ये ऐसे बोल रहा है कि भाई जो हमारी कंडीशन है, जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो सिनेरियोज है, आर डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट the study of how people and society choose to employ scarce resources without the use of money that could have alternative uses in order to produce various commodities and to distribute them for consumption now or in the future among various person and groups in societies। तो ये चीज़ वो बोल रहा है। ठीक है, हम क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम रिसोर्सेज को या थिंग्स को उनके ऊपर थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक्स जो है वो इसी अल्टरनेटिव जो डिसीजन है वो लेने के लिए होता है। कहने का मतलब हमें उन स्कैर्स रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट से बेस्ट काम करना है ताकि हम ग्रोथ भी ले सकें और वो चीज़ एक्सप्लॉइट भी नहीं हो। ठीक है ना। अब इसके एलिमेंट्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। अब एलिमेंट्स क्या है इसके मेन, इस थ्योरी के, डायनामिक है। ये कहता है इट इज़ मोर डायनामिक एज द टाइम, क्योंकि हम लोग टाइम को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। इसका ज़्यादा वाइडर स्कोप है क्योंकि हमें ये जो डेफिनेशन है वो दोनों वेलफेयर और स्कैसिटी दोनों को इंक्लूड करता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, ह्यूमन वेलफेयर एंड ग्रोथ वही चीज़ है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये बोल रहा है कि ये जो थ्योरी है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है क्योंकि नो इकोनॉमी कैन अफोर्ड टू रिमेन विदाउट फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम लोग आज आगे के बारे में नहीं सोच के कोई डिसीजन ले तो क्या फ़ायदा उस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब है हमारे पास स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कि क्या क्या इंक्लूडेड होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये पहले बोल रहा है इसका सब्जेक्ट, मतलब ये अब क्या क्या टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो सेकेंड पॉइंट है इसका। ये आपके नेट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, ये क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगी। वेदर इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट और साइंस, इंटर रिलेशनशिप विथ अदर साइंस, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और तो सारी चीज़ें हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी। सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक क्या है हमारे पास, अब आप बताओ। हमें इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा वो ये है कि हमें किस तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, किसके लिए प्रोड्यूस करनी है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है और किस तरीके से हमें जनरेट करनी है ग्रोथ, ये हमारा है। तो यही है इसका सब्जेक्ट मैटर।
दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, मैं आपको पहले ब्रीफ में बताऊंगी कि जो पॉजिटिव साइंस जो होता है ना, इज कंसर्न्ड ओनली विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब अभी क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसमें ये एथिकल और नॉन एथिकल चीज़ें इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें आप और नॉर्मेटिव क्या होता है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि क्या होना चाहिए था और अभी क्या है, वो पॉजिटिव है। और जो क्या होना चाहिए था या होगा, व्हाट ऑट टू बी, वो नॉर्मेटिव में आता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हम पढ़ के देख लेते हैं कि पॉजिटिव जो होना है वो है व्हाट इट इज़, वेयर इज जो नॉर्मेटिव होता है वो क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी। क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी। अब यही कहने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर ये। अब यहाँ देखते हैं कि इन पॉजिटिव इकोनॉमी में कहाँ पढ़ रही हूँ अभी, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी ओनली इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी ओनली फैक्ट्स एंड मेक जनरलाइजेशन फ्रॉम देम। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स इज कंसीड ओनली विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एज पॉजिटिव फैक्ट्स, नॉट विद द एथिकल कंसिडरेशन। अब कहने का मतलब क्या है कि हम ये नहीं देख रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं ये चीज़ हो रही है। इकोनॉमिक्स जो है वो यही चीज़ देख रही है कि केवल हो रही है, हम ये नहीं देखते कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं, नॉर्मेटिव हमें क्या बोलता है, लेज डाउन द बेसिस एंड क्राइटेरिया फॉर डूइंग थिंग्स। किस तरीके से होना चाहिए, हाउ इट इज़ टू बी डन, वाई इट इज़ टू बी डन, इट इज़ बेस्ड ऑन एथिकल कंसिडरेशन। आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इट देयर फोर prescribe and positive economic is stated to be describe, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, इसको मैं टिक कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये आप भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब है आगे हमारे पास इसी के बारे में इसने बता रखा है। अब आते हैं हम लोग, हाँ, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वाली है ना, ये दोनों के दोनों एक ही कॉइन के दोनों साइड है, हेड एंड टेल वाली बात है। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलनी चाहिए। साथ साथ कैसे चलनी चाहिए, कहने का मतलब ये है कि हमें अपना काम भी करते लेना चाहिए और साथ में हमें ये भी देखते हुए चलना चाहिए कि इसका फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, या फिर ये सही है या नहीं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। ये दोनों के दोनों चीज़ें हमें, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट मतलब साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। अब है आर्ट एंड साइंस। अब मैं पहले आपको आर्ट एंड साइंस के बारे में बताती हूँ। साइंस क्या होती है, जिसे हमें एक्सपेरिमेंट करके और क्या बोलते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट जान के उसका, जैसे कि अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है किसी वैक्सीन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, किसी पे अप्लाई करते हैं, फिर अगर उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट देखते हैं, फिर हम लोग उसको मार्केट में लेके आते हैं। तो यही बात है साइंस में कि जो अब इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, हमारे पास थ्योरीज़ हैं, हम थ्योरीज़ को अप्लाई करके देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। वो अगर सही रहती है तो हम उसे अडॉप्ट करने, अदरवाइज हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। अब आर्ट्स क्या है, आर्ट क्या होता है हमारे पास, आर्ट जो है फॉर्म क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से एक थ्योरीज बनती है। आर्ट मतलब हम बनाते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है आपके पास जो मुझे बहुत सही लगती है, साइंस टीचेस अस टू नो एंड आर्ट टीचेस अस टू डू। साइंस हमें बोलता है कि हमें टीचेस अस टू नो, हमें जानना सिखाता है, जबकि आर्ट हमें बोलता है कि करो उस चीज़ को। आर्ट में हम यही काम करते हैं, है ना। तो ये दोनों ही इसके एक पार्ट है। अब ये इंटर रिलेशनशिप विद अदर साइंस, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको, साइकोलॉजी। अब जैसे डिमांड और सप्लाई है, वो किस तरीके से कंज्यूमर के दिमाग में असर पड़ता है, तो ये एक साइकोलॉजी, ये जो डिमांड और सप्लाई एक साइकोलॉजी से भी रिलेटेड हो गया। इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो साइकोलॉजी से भी रिलेटेड हो गया। अब हर एक डेमोग्राफी के अंदर, डेमोग्राफी मतलब जगह के अंदर अलग अलग असर पड़ता है चीज़ों का। चाहे हम साउथ में चले जाएं,
चाहे वीट का जो दाम है बढ़े घटे, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चावल के घटे बढ़े तो साउथ के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ है, ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्र। अब इसमें क्या है कि इसने, आप ये सोचो, कौटिल्य ने अपने टाइम के अंदर ही अर्थशास्त्र दिया, ठीक है ना। अब इसने काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ किया है कि किस तरीके से एक जो पॉलिटिक्स होती है, पैनल सिस्टम्स होते हैं, या फिर टैक्सेशन होती है, ड्यूटीज़ होती है, वो किस तरीके से की जानी चाहिए, एक गांव में बोल लो या फिर एक राष्ट्र के अंदर बोल लो, किस तरीके से होना चाहिए, वो चीज़ इसमें होती है। अब इसमें देखो, in Kautilya's Arthashastra, earth follows dharma. As used in Arthashastra generally and by Kautilya, the earth uh, has much wider significance than mere wealth. The material well-being of individual is part of it. अब कौटिल्य क्या कहता है? The source of livelihood of men is wealth. He then draw the corollary that the wealth of a nation is both the territory of the states, और उसमें रह रहे लोग क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं वो भी उसकी वेल्थ है। अब जो स्टेट होता है उसका क्रूशियल रोल है इन मेंटेनिंग द मटेरियल। अब इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, देखो इसके एलिमेंट्स हम देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि वेल्थ इज़ द रूट ऑफ राइटियस, मतलब धर्म का मूल है, मतलब क्या है, वेल्थ। दूसरा है द स्टेट इज द रूट ऑफ वेल्थ। अब ये कहाँ से आते हैं, रूट क्या है उसका, वेल्थ का, स्टेट। फिर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल। अगर हम इकोनॉमिक तरीके से लोगों को प्रॉस्पर कर देना, सबके पास कोई एम्प्लॉयमेंट हो, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल होगा। प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस वन हु इज सेटिस्फाइड विद द वेल्थ। अगर कोई सेटिस्फाई हो गया है ना, तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। लगातार किसी काम को करना, ठीक है। अभी इसको देखो इस तरीके से समझिए आप, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आई तो ये वाली लाइन पढ़ूंगी मैं अभी। इट मीन्स देयर शुड बी कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमें कंटिन्यू काम करता रहना चाहिए, रिसोर्सेज को ग्रो करना चाहिए, एंड वेल्थ, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट रिजल्ट इन कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट ओवर टाइम, ठीक है। ये बोल रहा है अब इसके अंदर कि मटीरियल वेल्थ अलोन इज इम्पॉर्टेंट, सेज कौटिल्यास, फॉर बोथ राइटियसनेस एंड प्लेजर आर बेस्ड ऑन मटीरियल वेल्थ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं टैक्सेशन वाला, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। टैक्सेशन के बारे में उसने क्या बोला है ये हम देखेंगे। कैनियंस ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात की, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की, किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। जस्ट एज ओनली राइप फ्रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम अ गार्डन, सो टू द फ्रूट्स ऑफ द स्टेट्स शुड बी कलेक्टेड ओनली व्हेन ड्यू। कहने का मतलब ये है कि हमें टैक्स जो है तभी लेना चाहिए जब वो ड्यू हो जाए, ठीक है। ज़बरदस्ती बिना ड्यू के हम पहले ही नहीं जा सकते कि भैया हमें टैक्स दे दो। तो ये स्टेट की एक जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों से तभी टैक्स वसूल करे जब वो ड्यू हो जाए, ठीक है। ये चीज़ उसने कही है। और कलेक्शन ऑफ, देखो ये चीज़ देखो, कलेक्शन ऑफ अनराइप फ्रूट्स शुड बी अवॉइडेड एज दिस विल जेनरेट द wrath ऑफ पीपल एंड रिजल्ट इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मतलब विद्रोह हो जाएगा लोगों में अगर आप पहले जाके उनसे टैक्स वसूल करते हैं, और वो रिजल्ट इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हम खुद अपने स्टेट को बर्बाद कर देंगे। अब देखो कौटिल्य का जो ये टैक्सेशन वाला है वो टाइमिंग बताता है मेनली कि किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टैक्स जो है वो एक रेवेन्यू है ना सरकार के लिए। तो किस तरीके से मतलब उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तभी लो जब वो ड्यू हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा एक्सेसिव बर्डन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए प्रजा के ऊपर, ठीक है। अगर है तो वो क्या करेगी, लोगों के अंदर विद्रोह कर देगी। और
ये एक और रिजल्ट भी करेगी, लोग टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे, जो कि आज होता भी है हमारे देश के अंदर। और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी शुड बी सीवियरली डेल्ट विथ। अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। आगे अब उसने समरी दी है कि भाई इसकी समरी क्या थी, नेचर ऑफ मटेरियल वेल्थ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। वो बोलता है कि वेल्थ, Kautilya has used wealth in a very broad sense which includes money, public and private property, precious metals, stores, resources, negotiable instrument, transferable commodities. Wealth should possess four qualities: reality, utility, transferability, power of command. ये सब उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। टोल्ड द ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स ऑफ वेल्थ। अगला है, अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौटिल्य क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉमर्स के बारे में उसने टॉप प्रायोरिटी रखी है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड होता है फूड ग्रेन्स, एनिमल वेल्थ, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, गोल्ड एंड ऑल अदर थिंग्स। आगे है हमारे पास, उसने ये भी थॉट दिए कि पब्लिक फाइनेंस है ना, कि किंग को अपने जो ट्रेजरी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसने बोला कि स्टेट पब्लिक फाइनेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। इट शुड हैव इनफ, वो बोलता है कि हमें अपने पास इनफ रिसोर्सेज रखने चाहिए। ये ऐसे बोल रहा है कि स्टेट को जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड ट्रेड के अंदर। उसने ये भी बोला है हमें एक अपॉइंटमेंट करना चाहिए इस काम के लिए, एक अलग से सुपरिटेंडेंट टू देयर मैनेजमेंट, और वेरियस टैक्स शुड बी लेविड एंड कलेक्टेड, ठीक है। आगे देखते हैं अब। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड प्राइजेस। ये भी यही बात है कि ट्रेड गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। और हमें पेनल्टीज लगानी चाहिए उन ट्रेडर्स के ऊपर जो चार्ज कर रहे हैं हाई प्राइजेस फ्रॉम द कंज्यूमर्स। अब ऑनर ऑफ लेबर, अब इसने लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया है कि भाई लेबर की जो है पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करवाया। ही एडवोकेटेड दैट देयर शुड नॉट बी स्लेवरी इन द सोसाइटी, एवरी वर्कर शुड गेट लिविंग वेजेस। ही ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड वेज एंड मीन्स ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। और उसने एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि उसने हैव गिव परमिशन टू ऑफ एम्प्लॉयज़ वुमेन फॉर वर्क, ठीक है। अगला है हमारे पास सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्टेट्स। उसने ये बोला है कि सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने एक स्टेट को अपने सिटीजन्स को हेल्प करना चाहिए ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर। एडल्ट्रेशन वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब वेलफेयर क्रिएट करना चाहिए। वेजेस रेट शुड बी फिक्स्ड। सो गाइस, ये था आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने अलग अलग इकोनॉमिक्स के थ्योरीज पढ़ी हैं, डेफिनेशंस पढ़ी है, और कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्र पूरा कर लिया है हमने। तो आपका यूनिट फर्स्ट के 2 टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिए। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग गए होंगे, और आप अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए और वो जल्दी ही आएगी आपके पास। सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट।